हेलो एवरीवन। टॉपिक 6 हम कवर कर रहे थे जिसमें कि हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर। मतलब बेसिकली आज हम जैनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं, बुद्धिज्म को नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस कर लेंगे। तो अब तक हमने क्या कवर किया? अब तक हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बारे में, ट्रेड रूट के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज के बारे में, रिपब्लिकन मोनार्कीज में क्या डिफरेंस होता है, ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, फिर अर्बन सेंटर किस तरह से राइज होते हैं। तो काफ़ी डिटेल में हम कवर कर चुके हैं। हमने राइज ऑफ मगधा को भी स्टार्ट किया था और कवर किया था, नंदास को हमने देख लिया था, ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन को भी हमने डिटेल में कवर कर लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक बचा है वो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो जैनिज्म जो है वो आज के लेक्चर में हमारा कवर हो जाएगा और बुद्धिज्म को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप में से जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स आती रहती है। अभी सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, और ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सेट बिलीफ्स होते हैं, जो हज़ारों सालों से जो चल रहा होता है या फिर हज़ारों लाखों सालों से जो भी है, तो ऐसी चीज़ों में जो मानते हैं, जो कहते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, वो होते हैं ऑर्थोडॉक्स लोग। ठीक है, परंपरागत चलने वाले, जो कहते हैं कि चेंजेस आने ही नहीं चाहिए। और हेटेरोडॉक्स वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ये गलत है तो इसमें चेंजेस आने चाहिए, ये सही है ठीक है इसको रहने दो, लेकिन जो गलत है उसमें चेंजेस आने चाहिए। तो हेटेरोडॉक्स का मतलब ये होता है कि वो रिबेल करते हैं अगेंस्ट द रॉन्ग्स इन सेट प्रिंसिपल्स। जो कि परंपराएं होती है, प्रथाएं होती है, उसमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर उसको हमें बदलना चाहिए, ऐसा हेटेरोडॉक्स जो है ना फिलोसफी इसका कहना है। तो सिक्स एंड फिफ्थ सेंचुरी जो बीसी का जो टाइम पीरियड था नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुई थी, काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चनिंग वगैरह हो रही थी। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ इंडियन कल्चर के ऊपर ही आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन टोटल साउथ एशियन रीजन में भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ना सिर्फ साउथ एशिया में, तो कहूँगा कि पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि सिक्स एंड फिफ्थ सेंचुरी बीसी में जो रिलीजन जो डेवलप हुई थी, जो फिलोसफी डेवलप हुई थी, वो आज आपको चाइना में भी देखने को मिलेगी, वो आज आपको जापान, कोरिया या फिर इधर साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज़ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये टाइम पीरियड था, और इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुई थी। जैसे कि आपको चाइना में एक फिलोसोफर थे, वो आए थे। उसके बाद यूरोप में आपको सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल के बारे में आपने सुना होगा। तो इस तरीके से, या फिर ईरान में ज़ाराथुस्ट्रा आए थे जिन्होंने पारसी रिलीजन की स्थापना की थी। काफ़ी ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुई थी, लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। अभी ऐसा क्यों, इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि कुछ फिलोसोफर्स है यहाँ पे जिन्होंने क्वेश्चनिंग की थी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर था, जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जो रिलीजियस स्ट्रक्चर था उसको। इसमें सबसे पहले नाम आता है घोसला का। घोसला के बारे में आपने सुना होगा, मक्खली घोषा। इन्होंने आजीविका सेक्ट जो है ना इसकी स्थापना की थी। आजीविका सेक्ट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल मतलब ब्रीफ में बता देता हूँ। इस लेक्चर में या फिर इस टॉपिक में हमें आजीविका सेक्ट को कवर नहीं करना है। ये एंशियंट हिस्ट्री में एक फिलोसफी वाला स्पेशल टॉपिक है, वहाँ पे हम इसको देखेंगे। लेकिन अभी नाम आया तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि आजीविका सेक्ट की फिलोसॉफी क्या है। ये जो है ना, ये आजीविका सेक्ट का ऐसा मानना था कि जो भी दुनिया में होता है ना वो प्रीडिटरमाइन होता है, मतलब फिक्स होता है, वो होना ही है। आप चाहे कुछ भी कर लो, जो हो जो होना है वो होके रहेगा। ये इनका कहना था। इसलिए फिर गुड और बैड इन सब चीज़ों में ये इतना मानते नहीं थे। इनका कहना है कि आप कुछ भी कर लो, कितनी भी पुण्य पाप कर लो, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आजीविका सेक्ट का कहना था, मतलब मक्खली गोसला का कहना था। गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, और हम आगे डिस्कस ही करेंगे। महावीर जैन की फिलोसफी को आज हम देखेंगे। और अजित केसा कंबलिन के बारे में आपने शायद ही सुना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चारवा का जो स्कूल था ना, चारवा का फिलोसफी, इनके फाउंडर थे अजिता केसा कंबली। इनके बारे में ज़्यादा कुछ हमें अवेलेबल मतलब रेफरेंस या फिर सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इनको मतलब एक तरीके से रेफर किया गया बुद्धिस्ट एंड जैन या फिर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, तो वहाँ से हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत पता चल रहा है। ज़्यादा कुछ इनके बारे में हमें पता ही नहीं। और चारवाका फिलोसफी का बस इतना कहना है, मतलब एक तरीके से मटेरियलिस्टिक फिलोसफी थी। मटेरियलिस्टिक फिलोसफी मतलब ज़्यादातर लोग जो आज मानते हैं ना कोई पाप कोई पुण्य होता नहीं है, आप जो है ना वो मतलब खाओ पियो मौज करो, ऐसी जो फिलोसफी है वो है अजित केशम कंबलिंग की फिलोसफी, मतलब चारों का फिलोसफी। ओके, मतलब ये फिलोसफी की मटेरियलिस्टिक फिलोसफी है, मटेरियलिज्म में ज़्यादा मानती है। सुख दुख ये सारी चीज़ें जो है ना इनमें ज़्यादा मानते हैं, मतलब ये सब होता है प्लेजर वाले जो लोग हैं ना प्लेजर में मानने वाले, ये है ना चारों का फिलोसफी वाले हैं। तो इनका ऐसा कहना होता है कि आप अच्छे काम करोगे तो आपको कोई मतलब इसकी कोई रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप बुरे काम करोगे तो इसको आपको कोई सज़ा मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। मतलब अगले जन्म में, मतलब ये इन सब बातों में नहीं मानते अगला जन्म पिछला जन्म। इनका बस कहना था जिस लाइफ में आज आप हो उस लाइफ को जीना चाहिए। तो ऐसा चारों का फिलोसफी का मानना था। तो ये जो सारे जो थिंकर्स थे ना, इन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया था, दुनिया को मतलब घर बार सब छोड़ दिया था। और ये
घूमते रहते थे इधर उधर, और जो सोशल कल्चर और जो सिनेरियो होता उस वक्त का, उसमें जो भी चीज़ें थी उसके ऊपर कमेंट वगैरह करते रहते थे। तो ये जो पीरियड था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है रिचुअलिस्टिक जो आइडियाज़ थी ना, इसका अपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। जो ब्राह्मणिकल जो आइडियाज़ थी, जो जो हो रहे थे ना, जैसे कि होम हवन यज्ञ वगैरह, इनके ये खिलाफ थे। जितने भी हेटेरोडॉक्स जो फिलोसफी वाले जो लोग हैं ना, सारे के सारे इसके खिलाफ थे। अब इसका क्या रीज़न है ये आगे हम देखने ही वाले हैं। तो ये जो टीचिंग्स थी, ठीक है, इन एसिडिक्स की, इन एसिडिक्स मतलब ये सन्यासी लोग थे एक तरीके से इनकी। तो ये क्या करते थे, ज़्यादातर जो रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी थी, जो पॉलिटिकल लाइफ थी, जो नई तरीके की पॉलिटी इमर्ज हो रही थी, ठीक है, जो नए अर्बन सेंटर्स आ रहे थे, जो क्राफ्ट डेवलप हो रहे थे, जो लॉन्ग डिस्टेंस स्टेट डेवलप हो रहा था, इनकी नीड्स को फुलफिल करने का काम इन्होंने किया था, और इसीलिए लोग जो ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। अभी ऐसा क्यों हुआ था, जब हम इसकी रीज़न देखेंगे आगे कि इमरजेंस ऑफ हेटेरोडॉक्स एक जो है इसके रीज़न क्या है, ये हम तब आपको ये जो चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी। तो ये जो थिंकर्स थे ना, इन्होंने वैदिक का जो आइडियाज है, जैसे सोल माइंड बॉडी, इनको एक तरीके से क्वेश्चन किया था कि ठीक है, ऐसा आप बोल रहे हो तो ऐसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इन सब बारों में मतलब बातों के बारे में इन्होंने यहाँ पे डिस्कशन काफ़ी किया था। तो अराउंड 62 सेक्स जो है वो इस वक्त डेवलप हुए थे। 62 मतलब जो हेटेरोडॉक्स थे, जो कि अगेंस्ट द वैदिक सैक्रिफाइसेस, या फिर जो वेदों को नहीं मानते थे, जो रिचुअल्स को नहीं मानते थे, ऐसे 62 थे। लेकिन उसमें जो प्रोमिनेंट जो थे ना, वो ये 4 ही थे। उसमें से भी 2 जो है वो काफ़ी फेमस हुए, और आज हम लिविंग रिलीजन अभी इनको बोल सकते हैं, लिविंग फिलोसॉफी से लिविंग रिलीजन है, ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो जो सेक्ट है ये क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, उसका एक कारण ये भी था कि ये कॉमन लोगों की जो लैंग्वेज है ना, पाली, प्राकृत, अर्धमगधी, इसका यूज़ करते थे। और जो रिचुअल्स वगैरह करने वाले जो लोग थे, जो पुरोहित थे, पंडित थे, ये संस्कृत का काफ़ी इस्तेमाल करते थे, जो लोगों को समझ में नहीं आती थी। क्योंकि लोगों को संस्कृत सिखाई नहीं गई थी, लोग इसके ऊपर मोनोपोली थी ब्राह्मण्स की या फिर प्रीस्ट की, और थोड़ा बहुत क्षत्रिय वगैरह जो लैंग्वेज है ना वो जानते थे, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते थे। तो इनकी जो फिलोसॉफीज हुआ करती तो ज़्यादातर इसी तरीके की थी। और आपको पता है उपनिषद के बारे में हमने कवर किया था, तो उपनिषद की जो फिलोसॉफी है ना, वो भी काफ़ी बढ़िया फिलोसॉफी थी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, कॉमन लोगों को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो संस्कृत में थी, दूसरा उसमें सोल माइंड बॉडी यूनिवर्स इन सब के बारे में चर्चा की गई थी, पर ब्रह्म क्या है। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट को भी पूछो ना कि बताओ भाई उपनिषद फिलोसॉफी क्या है, वो भी आपको ढंग से समझा नहीं पाएंगे। तो फिर कॉमन लोगों को क्या समझ में आने वाली है। इसीलिए जो है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है गौतम बुद्ध और महावीर जैन की फिलोसॉफी की तरफ लोग जो है एक तरीके से जो है वो टिल्ट हुए थे, या फिर अट्रैक्ट हुए थे। तो चलिए देखते हैं फिर इसके क्या रीज़न थे, क्या कॉजेज ऑफ राइज जो है ना फॉर हेटेरोडॉक्स सेक्ट, वो देख लेते हुए। तो सबसे पहला कारण यहाँ पे बताया गया है कि स्टेट फॉर्मेशन हुआ था, और वैदिक रिलीजन जो था ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी आ चुकी थी। अभी किस तरीके से जो इसका इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब एक इम्पैक्ट हुआ है। देखो, स्टेट फॉर्मेशन हो रहा था मतलब क्या है, तो जो क्षत्रिय थे ना, ठीक है, देखो क्षत्रिय जो है ना, इनको इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका था, क्योंकि राजा महाराजाओं का रोल जो है, स्टेट जब बने थे, जो मोनार्क्स आए थे, जब महाजनपद आए थे, तो आपको पता है, हमने देखा है लास्ट लेक्चर्स में किस तरीके से क्षत्रिय का रोल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट हो चुका था। लेकिन क्या था, लेकिन जो प्रिस्टली जो सोसाइटी थी, जो ब्राह्मणिकल जो सोसाइटी थी, जो वैदिक रिलीजन था, यहाँ पे ब्राह्मण्स और प्रिस्ट का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। तो इसके खिलाफ रेजिस्टमेंट, मतलब कि एक तरीके से द्वेष या फिर राग या फिर आप हेट्रेड बोल सकते हो, वो क्षत्रिय में आ चुका था। तो स्टेट फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इनका जो रोल था, इनकी जितनी स्टेटस होना चाहिए उनका उतना इनको वैल्यू दिया नहीं जा रहा था सोसाइटी में। काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म हो रहे थे, और उसमें रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए कौन लगते हैं, प्रीस्ट एंड ब्राह्मण। तो इनको फिर दान दक्षिणा देना, ये देना वो देना, तो क्षत्रिय का स्टेटस एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कम होता हुआ इनको देखने को मिल रहा था। और इसीलिए आप देखो कि उस वक्त पे ज़्यादातर जो क्षत्रिय थे, उन्होंने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को सपोर्ट किया था, ना कि प्रिस्टली रिलीजन को सपोर्ट किया था, मतलब वैदिक रिलीजन को सपोर्ट किया था। तो सबसे पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि वैदिक वैदिक जो रिलीजन था वो काफ़ी रिजिड हो चुका था। रिजिड इन द सेंस कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। कास्ट सिस्टम आज भी है, तब स्टार्ट हुई थी। लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि ऋग्वेदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम या फिर वर्ना सिस्टम जो थी ना, वो एक तरीके से मोबाइल थी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। ब्राह्मण जो क्षत्रिय बन सकता, क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता, शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता था, वैश्य जो है वो भी शूद्र हो सकता, मतलब एक तक फ्लेक्सिबिलिटी थी वैदिक सोसाइटी में, मतलब ऋग्वेदिक पीरियड में। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, जैसे टाइम आगे बढ़ा, वैसे वैसे ये जो ऋग्वेदिक जो टाइम की जो चीज़ें थी, जैसे सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और कास्ट सिस्टम वगैरह, ये रिजिड होती गई। तो रिजिड होती गई तो लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि लोग अभी वर्ना के बेसिस पे जो, मतलब जब पहले क्या होता था, लोगों की जो प्रोफेशन है, लोगों का जो क्या है, मतलब प्रोफेशन, उसके बेसिस पे ही उनका वर्ण जो आइडेंटिफाई होता था या फिर डिसाइड होता था ऋग्वेदिक पीरियड में। लेकिन बाद में क्या होने लगा, बाद में अगर ब्राह्मण के घर पे जो बेटा होगा या फिर बेटी होंगी, उनको ब्राह्मण ही कहा जाने लगा।
क्षत्रिय घर पे जो बेटा होगा बेटी उसे क्षत्रिय कहा जाने लगा, शूद्र के घर पे जो जिसका जन्म होगा उसे शूद्र कहा जाने लगा। तो ये रिजिडिटी आ चुकी थी। अभी मोबिलिटी जो है वो हो नहीं रही थी। मैरिज जो है वो इस तरीके से डिफाइन किए गए थे, रूल्स एंड लॉज इस तरीके से आ गए थे कि इंटर कास्ट मैरिजेस भी अलाउ नहीं थे। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था कि लोगों को रिजिडिटी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि देखो क्या हो रहा था कि एक तो क्षत्रिय का स्टेटस बढ़ चुका था, लेकिन इन वैदिक रिलीजन या फिर इन ब्राह्मण रिलीजन उनका स्टेटस उतना अच्छा नहीं था। फिर जो जैसे कि जब बाद में मर्चेंट्स क्लास वगैरह आए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो न्यू मर्चेंट क्लासेस जो डेवलप हो रहे थे ना, बैंकर्स मर्चेंट क्लासेस, इनका भी हायर जो मतलब सोसाइटी में जो स्टेटस था ना वो हायर होना चाहिए, लेकिन था नहीं। तो इनको चाहिए था, दे सॉट हायर स्टेटस, लेकिन इनको मिल नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी वेल्दी हो चुके थे। अभी जिनके पास पैसा होगा उनको तो इज्जत मिलनी चाहिए ना, लेकिन उनको इज्जत इतनी ब्राह्मणिक रिलीजन में नहीं मिल रही थी, मतलब वैदिक रिलीजन में नहीं मिल रही थी। तो ये भी एक कारण था। तो रिजिडिटी काफ़ी आ चुकी थी, और इस रिजिडिटी को लोगों को पसंद, मतलब ये रिजिडिटी ना वो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये एक मतलब सबसे पहला कारण तो आप ये बोल सकते हो कि समाज में रिजिडिटी आ चुकी थी। दूसरा कारण जो क्षत्रिय की नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं हो रही थी। और तीसरा कारण आप बोल सकते हो कि मर्चेंट मर्चेंट क्लास जो है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि क्षत्रिय की नीड्स और मर्चेंट क्लास की नीड्स ने एक तरीके से ग्राउंड बनाया था महावीर एंड बुद्धा की फिलोसॉफी के लिए। या फिर महावीर एंड बुद्धा जो है ना, इनकी जो फिलोसॉफीज थी या फिर इनका इतना जो प्रचार प्रसार हुआ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का, इसका कारण ये भी था कि क्षत्रिय और जैन लोगों ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया था। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो आप यहाँ से अभी इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। एक फोर्थ रीजन आप ये भी बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर जो नीड्स थी ना, वो काफ़ी जो है वो फुलफिल नहीं हो रही थी, क्योंकि वैदिक जो रिलीजन था ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर में लगने वाले जो बुलक्स होते हैं, जो बैल होते हैं, जो कैटल्स होती है, इनको एक तरीके से सैक्रिफाइसेस में इनकी बलि दी जाती थी, जो कि किसानों को पसंद नहीं आ रहा था। और महावीर एंड बुद्धा ने क्या कहा था कि नॉन किलिंग्स ऑफ एनिमल्स, इन्होंने कहा था कि एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए। इन्होंने पीस की और अहिंसा की बात की थी। लोग इनके और इनके तरफ अट्रैक्ट तो होंगे ही। उसके बाद जो यूजरी थी वो अलाउ नहीं थी वैदिक रिलीजन में। अगर यूजरी अलाउ नहीं थी तो फिर मर्चेंट्स एंड बैंकर्स क्या करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए भी जो न्यू आइडियाज, जो न्यू रिलीजियस आइडियाज जो डेवलप हो रही थी गौतम बुद्ध एंड महावीर के साथ, लोग उसकी तरफ जो है वो चले गए। तो कॉम्प्लेक्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आप ये बोल सकते हो कि जो वैदिक रिलीजन था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका था। और जो मतलब ये जो वैदिक रिलीजियो रिचुअल्स और सैक्रिफाइस थे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुके थे। इसके वजह से रिलीजन जो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका था, क्योंकि इन रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस को परफॉर्म करने के लिए आपको प्रिस्ट को बुलाना पड़ता था, जो कि एक तो आप खुद नहीं कर सकते थे, प्रीस्ट को बुलाना पड़ेगा, तो फिर उसको दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो एक तरह से लोगों को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशन है, मंत्रास जो है ना, वो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यूज किए जा रहे थे। इसमें एक सेक्शन का ही फायदा हो रहा था, सिर्फ जो थे प्रीस्ट, बाकी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो उपनिषद फिलोसॉफी डेवलप हुई थी, लेकिन ये भी लोगों के दिमाग के बाहर थी, क्योंकि कॉमन लोगों के समझ में आनी ही नहीं वाली है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल चीज़ें थी। तो ये कुछ रीजन है, 4-5 रीजन जो आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट, तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी देखो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको अभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि क्या कॉजेज थे फॉर द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट। ये क्वेश्चन अभी आते नहीं है, 2013 के पहले आते थे। अभी क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनमें से किसी भी दो सेक्शन को उठाया जाएगा, फिर एक सेक्शन को उठाया जाएगा और बोला जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था मर्चेंट एंड क्षत्रिय के ऊपर, तो वहाँ पे क्वेश्चन ये था कि क्षत्रिय एंड मर्चेंट क्लास की जो नीड्स थी वो उन्होंने एक बेस बनाया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के डेवलपमेंट के लिए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अभी आपको ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो बताइए, एग्रीकल्चर सोसाइटी की जो नीड्स थी उसको जो महावीर एंड बुद्धा की जो फिलोसॉफी थी वो एक तरीके से सेटिस्फाइड कर रही थी, कमेंट, इसलिए इनका उदय हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको इस यहाँ पे जो मैंने 5 या 4 जो सब पॉइंट बताए हैं, जैसे कि एक स्टेट फॉर्मेशन वाला, दूसरा रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, तीसरा होगा ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलीजन हो चुका था, काफ़ी महंगा रिलीजन हो चुका था, उपनिषद फिलोसफी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद जो अर्बनाइजेशन हुआ था, एक्सपांशन ऑफ ट्रेड, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि अर्बनाइजेशन, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड ग्रोइंग ट्रेड needed new ideas that was provided by महावीर एंड बुद्धा, कमेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। आपको तैयार रहना है, बस आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आप फिर से एक बार रिपीट कर लेना अभी तक जो मैंने यहाँ पे बड़ा मतलब बोला है, जो पढ़ा है, जो समझा है, तो आपको अच्छी से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी जैनिज्म के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे कि क्या है जैनिज्म। तो देखो, जैनिज्म जो है ना एक लिविंग रिलीजियस फेथ है इंडिया में। ठीक है, लिविंग रिलीजियस फेथ इन द सेंस कि आज भी इसके फॉलोअर आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर जो वेस्टर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में। लेकिन थोड़ा बहुत यूपी और एमपी में भी आपको इसके फॉलोअर देखने को मिलेंगे। हिस्टोरियंस जो है ना, इनका ऐसा कहना है, मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि जो जैनिज्म एंड जो बुद्धिज्म जो डेवलप हुआ था, तो ये महावीर जैन और बुद्धा ने डेवलप किया था। और महावीर जैन एंड बुद्धा दोनों ये क्षत्रिय
फैमिली से बिलोंग करते। तो हमने अभी देखा कि क्षत्रिय जो लोग थे ना वो इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे विद ब्राह्मणिकल जो थॉट्स थे, जो आइडियाज़ थे उनसे। तो ये वैदिक इन्फ्लुएंस से बाहर थे। वैसे भी जो बिहार वाला एरिया था उस वक्त वैदिक इन्फ्लुएंस से बाहर था, तो वहाँ पे कास्ट ऑर्डर रिचुअल्स एक्सेट्रा इतने नहीं चलते थे। तो ये भी एक कारण था कि ये जो सेक्ट है वो डेवलप हो रहे थे। अभी थोड़ा बहुत देख लेते कि जैनिज्म जो है ये किस तरीके से, इनकी जो फिलोसॉफीज़ है या फिर इनका ओरिजिन कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, इनके फाउंडर्स क्या है, उनके बारे में। अभी जैनिज्म में ऐसा माना जाता है कि अराउंड 24 तीर्थंकर से। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ दो ही, जो लास्ट टू जो है ना 24 में से, वही हिस्टोरिकल फिगर थे, मतलब वही सच में थे। बाकी 22 जो है ना वो बनाए गए हैं, मतलब मिथिकल से वो। ठीक है। तो जैनिज्म वाले जो ऐसा कहते हैं कि ठीक है 24 तीर्थंकर थे, इसमें से जो ऋषभ देव है सबसे फर्स्ट है। ठीक है। जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स साल पहले जो है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। जो 23rd पार्श्वनाथ है और 24th महावीर है ना, यही रियल है, यही रियल है। पार्श्वनाथ के बारे में हम देखेंगे 9th सेंचुरी में वो थे, वो किस राजा के बेटे थे वगैरह। लेकिन आपको ये समझना है कि जैनिज्म एक एंशिएंट रिलीजन फिलोसॉफी थी। इनकी फिलोसॉफी ये थी कि ये आपको लिबरेशन, साल्वेशन के बारे में जो है वो सिखाते थे कि जिससे आपको मुक्ति, साल्वेशन चाहिए, और अगर चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए आपको और नॉन वायलेंस होना चाहिए। तो इनकी ये फिलोसॉफी है। इनकी 3 मेन फिलोसॉफीज थी, 3 मेन पिलर्स थे इनकी फिलोसॉफी के: अहिंसा, अनेकांतवाद, नॉन ऑब्सोल्यूटिज्म एंड अपरिग्रह। ठीक है। और रेस्ट जो 22 तीर्थंकर थे, जैसे कि मैंने कहा कि वो रियल नहीं थे बट मिथिकल फिगर थे, जो कि एंटिक्विटी देने के लिए बनाए गए थे, और हर रिलीजन में ऐसा ही है। सॉरी। ठीक है। इवन जो ऋषभ देव, जो अरिष्ट नेमी और ऋषभ देव है ना, इनका रेफरेंस हमको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। अभी कहा तो ऋग्वेद में जो है ना विष्णु और भगवत पुराण, सॉरी ये पुराण है, ऋग्वेद में भी आपको इनके रेफरेंस देखने को मिलेंगे, ऋषभ देव एंड अरिष्ट नेमी के। लेकिन विष्णु पुराण और भगवत पुराण जो है ना, यहाँ पे ऋषभ जो देव है इनको विष्णु का इनकारनेशन कहा गया है। जैसे कि गौतम बुद्धा को 9th इनकारनेशन कहा गया, तो उसी तरीके से इनको भी कहा गया है। तो ये एक तरीके से स्ट्रैटेजी थी ताकि जो लोग हैं ना जो हिंदुज़म छोड़ के न जाए, मतलब जो हमारा जो ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था इसको छोड़ के न जाए, तो एक तरह से स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। तो जैसे कि मैंने बोला कि 9th सेंचुरी में थे, और 9th सेंचुरी में एक राजा था, बनारस के राजा थे अवसेना। इनके ये बेटे थे। इन्होंने 4 ग्रेट वोव्स जो है, जो 5 वोव्स है ना, 5 आपको पता है 5 व्रत है, 5 वोव्स है। तो इनमें से 4 जो है इन्होंने दिए थे, जैसे कि सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए, अहिंसा, नॉन वायलेंस नहीं करना चाहिए, मतलब सॉरी वायलेंस नहीं करना चाहिए, नॉन वायलेंस में आपको मानना चाहिए, अहिंसा। जो गांधी जी की फिलोसफी थी ना, सत्य नहीं अहिंसा, वो यही से आई थी। ठीक है। फिर अपरिग्रह, मतलब कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है ना वो जमा जमा नहीं करनी चाहिए। आपके पास अगर ज़्यादा है तो आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इस तरीके से। अस्त्य मतलब नॉन स्टीलिंग, यहाँ पे थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ पे नॉन स्टीलिंग होना चाहिए। और जो फिफ्थ वो था महावीरा ने ऐड किया था ब्रह्मचर्य। तो 5 वो है, अस्त्य, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। तो इसमें से फिफ्थ जो है ब्रह्मचर्य, वो महावीरा ने ऐड किया था, और फोर्थ जो है वो 23rd जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने ऐड किया था। अभी जो सिम्बल्स है ना, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हो, आप नोट कर सकते हो। ठीक है। अभी महावीरा के बारे में देख लेते हैं। 24 तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है 540 BC के आसपास हुआ था। कुछ लोग इसे 590, मतलब कुछ सोर्सेज जो है ना यहाँ पे 599 BC भी देखने को आपको मिलेगा। तो डेट्स जो है वो इधर उधर होती रहती है, हिस्ट्री की डेट्स, इतनी पुरानी डेट्स अभी फिक्स नहीं है। तो कुंडलग्राम एक विलेज है, वैशाली जो कैपिटल थी, वृज्जीगना की, हमने पढ़ा है वृज्जीगण के बारे में। ठीक है। तो जो वृज्जीगण है ना, तो वृज्जीगण की कैपिटल थी वैशाली, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था बिहार में, महावीरा का। और इनके जो पिताजी थे वो एक नात्री का जो क्लैन है ना, मतलब क्षत्रिय क्लैन थी, क्षत्रिय राजा थे, उनके बेटे थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ, और माँ थी त्रिशला। और त्रिशला जो है ना वो लिच्छवी गणराज्य जो है, इनके जो चीफ थे चेतका, उनकी बहन थी। और जो महावीर है ना वो मगधा से रिलेटेड थे। किस तरीके से? तो जो चेतका है, जिनकी बहन जो थी, जिनकी शादी इनके पिताजी के साथ हुई थी, इन्हीं के बेटी की शादी, सॉरी इन्हीं की बेटी, मतलब चेतका के बेटी की शादी, मतलब कि इनके माँ के भांजी की शादी हुई थी बिम्बिसारा के साथ, जो कि मगधन एम्पायर के आप बोल सकते हो पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन मगधन एम्पायर का किया था। फिर इनकी शादी हुई थी यशोदा के साथ, और अनुजा इनकी एक बेटी थी। तो 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें सच्चाई वगैरह खोजनी थी, क्या लाइफ होती है, क्या डेथ होती है। ठीक है। जीवन में शांति कैसे लाई जाए, तो इन सारे क्वेश्चन जो है उनको परेशान करे। तो फिर उन्होंने घर छोड़ दिया, और 12 साल तक उन्होंने तपस्या की, इधर उधर घूमे वो।
उन्होंने उपनिषद का ज्ञान लिया, उन्होंने इधर उधर ज्ञान लिया, लेकिन उनको उनके सवालों के जवाब मिले नहीं। फिर वो मेडिटेशन करते रहे और फिर एट द एज ऑफ 42, मतलब घर छोड़ने के 12, साढ़े 12, 13 साल बाद उन्हें कैवल्य, सुप्रीम ज्ञान मिला। सुप्रीम ज्ञान मतलब सारे सवालों के उनको जवाब मिल गए। और ये कहाँ पे हुआ? तो रिवर रिजू पालिका, ये आपको याद रखनी है, जो कि मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में आती है बिहार के। वहाँ पे इनको कैवल्य ज्ञान हुआ, मतलब कि उनको सुप्रीम नॉलेज अटेन हुआ, सुप्रीम नॉलेज। और फिर वो बने जीन। अभी जीन बने, इसका मतलब क्या होता है? तो जीन मतलब कॉन्क्यूरर, जिन्होंने सारे तरह की जो सेंसेस है ना उनके ऊपर विजय पाली, तो वो हो गए जीन। इसीलिए इनको जीना कहा जाता है और इनके फॉलोअर्स को कहा जाता है जैन। ठीक है, जैसे कि मिजरी हो गया, पेन हो गया, हैप्पीनेस, इन सब के ऊपर उन्होंने क्या किया, मतलब एक तरीके से कॉन्क्योर कर लिया। अभी वो सारे के सारे जो स्टेट ऑफ माइंड थे, जैसे कि दुख सुख, इनमें वो क्या कहेंगे, कॉमन, मतलब इन उनको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे इन्हें गालियाँ दे दो, ये गुस्सा नहीं करेंगी। आप इन्हें जोक सुना दो, ये ज़्यादा हंसेंगे नहीं। मतलब इस तरीके से इनकी अभी मतलब कंडीशन आ चुकी थी। उन्हें कहा जाता है स्टेट ऑफ ब्लिस, मतलब उन्होंने सारे सेंसेस जो है, इनको दर्द नहीं होगा, इनको कुछ मतलब कुछ नहीं होगा। तो इसको कहा जाएगा आपके सारे सेंसेस जो है, इसके ऊपर आपने क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। तो फिर आप जीन बन जाओगे, कॉन्करर बन जाओगे, और इसे कैवल्य ज्ञान कहा गया। सारा का सारा नॉलेज इन्हें मिल गया। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान मिला है तो फिर ये घूमते रहे 30 साल तक आने वाले। और एट द एज ऑफ 72-73, 468 BC में फिर इनकी जो है वो डेथ हो गई। डेथ मतलब कि इन्होंने खुद डेथ चुनी, सेल्फ स्टार्वेशन, मतलब खाना पीना सब छोड़ दिया, और उसे कहा जाता है सल्लेखना। मरना अगर आप चाहते हो तो खाना पीना छोड़ दो। और जैनिज्म में एक फिलोसॉफी है कि अगर आप चाहते हो कि आपको समाधि लेनी है तो फिर सब खाना पीना छोड़ जाता है, सेल्फ स्टार्वेशन उसे कहा गया है, और सल्लेखना नाम दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, पुलिस में पूछा जा सकता है। पवा के पास नियर राजगृह इनकी डेथ हुई थी। लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने 30 साल तक घूमे, मगधा में, कोसला में, काशी में, चंपा में, और लोगों की मदद की। ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और एक उन्होंने सेक्ट की स्थापना की जिसे निग्रंथ कहा गया है। निग्रंथ मतलब कि जो जो कि फेटर्स, मतलब ग्रंथ, जिनकी सारी ग्रंथियाँ जो है वो अभी खत्म हो चुकी है, मतलब वही जिन्होंने अभी सारे संसद के ऊपर विजय पा ली है, उनकी जो सोल है, अभी उनकी जो आत्मा है वो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर स्टेट में जो चली गई है। तो उसे निग्रंथ कहा गया, और इन्हीं को आगे चल के जैना कहा जाने लगा। ठीक है, और यही फिर आगे चल के जैनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो 8 से 9 मंथ वो ज्ञान वगैरह देते हुए फिरते रहते थे, और 3 से 4 मंथ जो रेनी सीजन के थे वो आराम करते रहते नॉर्थ इंडिया में कहीं पे। ठीक है, जो भी उनके जो संघास वगैरह थे, जो उनके उनके लिए बनाए गए थे ना, केव्स वगैरह, वहाँ पे। तो आगे चलते इनकी टीचिंग्स क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिलोसॉफी ऑफ जैनिज्म में, टीचिंग्स ऑफ महावीर भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला पॉइंट क्या है। तो इन्होंने वैदिक रिचुअल्स को, आइडियाज़ को, ब्राह्मणिकल सुप्रीमसी को और वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया था, सीधा सीधा इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये तो पहला पॉइंट हो गया। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने भगवान के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं किया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन उन्होंने लोअर टू जीना रखा, मतलब जो जीन्स है, जो 24 तीर्थंकर है, उनके नीचे है भगवान। भगवान तो है, लेकिन वो जो 24 तीर्थंकर है इनके महावीर, मतलब जैन फिलोसॉफी में या फिर जैनिज्म में, उनसे वो नीचे ही है। आगे ये बोलते, थर्ड इनकी फिलोसॉफी है क्रिएशन ऑफ वर्ड के रिगार्डिंग, कि जो दुनिया है ये किसी ने बनाई नहीं है। इट वॉज नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय गॉड, एंड इट इज़ नॉट मेंटेन बाय गॉड। यहाँ पे कोई भगवान, मतलब भगवान तो है, लेकिन ऐसा कोई भगवान नहीं है जो दुनिया को मेंटेन कर रहा है, जो बना रहा है। बल्कि इट इज़, दुनिया तो चल रही है, जब से बनी है तब से चल रही है, इटरनल है वो सबसे पहले दुनिया बनी थी, उसके बाद सब बना। अभी दुनिया कैसे बनी ये इन्होंने बताया नहीं, लेकिन वो है, वो इटरनल है। और इसको फिर मेंटेन कौन करता है? तो ये यूनिवर्सल लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ रूल्स है, वही फिर यूनिवर्सल लॉ से ये मेंटेन होता है। अब यूनिवर्सल लॉ मतलब क्या? तो वही आपको किस तरह से जीना है वगैरह वगैरह। तो ये आगे चल के थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होगा। फिलोसॉफी जो है ना, इतना आसान नहीं होता समझना, लेकिन अगर वो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये फिलोसॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म की फिलोसॉफी आपको समझना, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, और वैसे भी आपकी रियल लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके कुछ प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आपको पता चलने वाली, आगे देखो, आप थोड़ा रुको, सबर करो। ठीक है, तो जैसे कि जैनिज्म ने जो है भगवान के एग्जिस्टेंस को माना था, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि यूनिवर्स पहले से इटरनल है, चलता आ रहा है, वो चलता रहेगा, उसको किसी ने बनाया नहीं, वो उसको कोई ख़त्म नहीं करेगा, वो एक यूनिवर्सल लॉ है, उसके तहत रेगुलेट होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जैसे कि मैंने बताया, तो जैनिज्म जो है वो मानता है कि भगवान है, लेकिन कास्ट सिस्टम जो है इसको भी ये मानता है, मतलब कि भगवान और कास्ट सिस्टम दोनों को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट कर रहा है। तो ऐसे रिलीजन को जीमन नाम के हिस्टोरियन ने कहा है ट्रांसथेइस्टिक। ट्रांसथेइस्टिक मतलब ऐसा रिलीजन जो गॉड के एग्जिस्टेंस में तो मानता है, लेकिन वैदिक वेदों को
डिनाई करता है, तो ऐसे रिलीजन को जिमर कहते हैं ट्रांसथेइस्टिक। तो जैनिज्म एक ट्रांसथेइस्टिक रिलीजन है। अभी इनकी फिलोसॉफी क्या है, सबसे मेन इनकी फिलोसॉफी क्या है, तो इनकी फिलोसॉफी है वही कि आपको नॉलेज प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि आपको मुक्ति मिल जाए। अगर आपको ये जो साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रिबर्थ है, मतलब जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, इनसे अगर आपको छुटकारा पाना है, जो साइकिल है, विशेष साइकिल, इनसे अगर आपको मुक्ति पानी है, तो आपको नॉलेज गेन करना चाहिए। अभी नॉलेज गेन करना चाहिए मतलब क्या, कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, कि आपको इतिहास, भूगोल, इतिहास मतलब हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और ये पढ़ना नहीं, ये नहीं पढ़ना है आपको। आपको क्या करना है, आपको ज्ञान, सही ज्ञान। तो ये सही ज्ञान कहाँ से आपको आएगा, तो दो चीज़ों से। एक, सबसे पहले तो इनका कहना था कि थ्री ज्वेल्स, जो तीन ज्वेल्स है, त्रिरत्न है, जो गौतम बुद्ध, सॉरी, जो महावीर ने बताए, इनको आपको मानना होगा। और दूसरा, जो पांच वोज है, जो राइट, जो पांच वोज है, मतलब कि जो पंच पंच क्या बोल सकते हैं, जो पांच वोज है ना, उनको भी आपको मानना है। तो अगर आप थ्री ज्वेल्स एंड पांच वोज को फॉलो कर रहे हो, तो फिर यही सही ज्ञान है, इसी से आपको मुक्ति मिलेगी। अभी कैसे, तो इनका सबसे पहला कहना है तीन ज्वेल्स कौन सा है, त्रिरत्न क्या है, तो राइट नॉलेज। आपका नॉलेज राइट होना चाहिए, आपको जो ज्ञान प्राप्ति हो रही है वो सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। अभी सही नॉलेज मतलब क्या, तो महावीरा जो है वही सुप्रीम है, जिन जो है, जो तीर्थंकर है, वही सुप्रीम है, उनसे उनसे ऊपर कोई नहीं, यही राइट नॉलेज है। राइट फेथ मतलब क्या है, तो इन्होंने जो टीचिंग जो बताई है, जो इनका जो ज्ञान, इन्होंने जो भी आपको प्रीचिंग या फिर जो फिलोसॉफी दी है, उनमें आपको मानना है, उनमें आपका विश्वास होना चाहिए, ये है राइट फेथ। फिर राइट कंडक्ट मतलब कि जो इन्होंने पांच व्रत बताई है, पांच जो व्रत है, ठीक है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय, चोरी न करना। तो इन सबको आपको आपके जीवन में लाना होगा प्रैक्टिकली। अगर आप इन चीज़ों को कर रहे हो, तो फिर आपको मुक्ति मिलेगी, ठीक है। तो इन्होंने एक तरीके से ये दो चीज़ें बताई है यहाँ पे, जो भी करेगा उसको मुक्ति मिलने वाली है। तो फिर इन्होंने सिंपल लाइफ को एडवोकेट किया था। मतलब देखो, यहाँ पे आपको क्या पता चला कि लाइफ आपकी सिंपल होनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी जो फिलोसफीज होती है महावीरा, गौतम बुद्ध की, आज के लाइफ में, मतलब एक कंटेम्पररी लाइफ में भी वो रिलेवेंट है। फिर लाइफ जो है आपको ऑस्ट्रियर जीनी चाहिए, ज़्यादा आपको ताम झाम करना नहीं चाहिए। फिर इन्होंने इवन ये भी कह दिया था, अपरिग्रह, जो मतलब कि धन वगैरह जमा नहीं करना चाहिए। तो अपरिग्रह का मतलब बस यही नहीं कि पैसा जमा नहीं करना चाहिए। इवन उन्होंने ये भी कह दिया था कि आप कपड़ों जो है ना, कपड़ों का भी त्याग कर दो। अभी आम लोगों को तो मुश्किल है ना, लेकिन मॉन्क के लिए आसान था। मतलब मॉन्क्स इसको फॉलो करते थे, जो मॉन्क्स थे, जो जो भिक्षु वगैरह थे ना, इनको इन्होंने कह दिया कि आप कपड़ों का भी त्याग कर दो। फिर उन्होंने कंडेम तो नहीं किया था वर्ना सिस्टम को, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि जो आपका जो जन्म हो रहा है हाइयर वर्ना में या फिर लोअर वर्ना में, वो हो रहा है आपके जो डीड्स है लास्ट प्रीवियस लाइफ में, मतलब प्रीवियस आपके पिछले लाइफ में आपने क्या कर्म किए थे, अच्छे काम किए तो आपको फिर हाइयर वर्ना मिलेगा, और अगर आपने बुरे काम किए तो फिर आप लोअर वर्ना में जन्म लोगे। इस तरीके से इन्होंने जस्टिफाई किया था वर्ना सिस्टम को, इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था। लेकिन गौतम बुद्ध ने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया था, बोला बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं। ही सेड दैट ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स हैज सम डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, जितने भी चीजें हैं, उनका कुछ ना कुछ तो, मतलब उनमें कुछ ना कुछ आत्मा होती है, कॉन्शियसनेस होती है। इसीलिए हमें किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी क्यों ना हो। तो हमें सबकी जो है वो एक तरीके से सबके साथ पीसफुली रहना है। और इसीलिए जो है ना, इन्होंने एग्रीकल्चर, मतलब जैन जो लोग हैं ना, वो एग्रीकल्चर नहीं करते, क्योंकि एग्रीकल्चर आप करोगे तो किसी ना किसी तरह के आप हार्म कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे जो कीड़े होते हैं, मतलब ज़मीन में, उनको आप मारोगे। तो इसलिए वार, मतलब युद्ध और एग्रीकल्चर, इन दोनों के खिलाफ थे गौतम, सॉरी, महावीर जैन। और इसीलिए जो आपको जैन मतलब फॉलोअर देखने को मिलेंगे, वो मर्चेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट थेरी दी थी, जो थी थेरी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो इसको अभी हम समझेंगे, एक मिनट। अभी इसको समझेंगे कि कर्म क्या होता है और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल क्या है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मतलब ये, पुनर्जन्म हो रहा है, आपकी आत्मा जो है वो इधर उधर भटक रही है, इस जन्म से इस बॉडी से उस बॉडी में जा रही है, इसे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कहा जाता है। पुनर्जन्म हो रहा है आपका, तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में ये मानते हैं, मतलब पुनर्जन्म हो रहा है। लेकिन कर्मा का इस तरीके से इस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है कि कर्मा के बेसिस पे आपका सोल जो ट्रांसमाइग्रेट होगा। अभी किस तरीके से, तो कर्मा की फिलोसफी थोड़ा समझना काफ़ी मुश्किल है, समझना मतलब काफ़ी मुश्किल है। मैं आसान शब्दों में आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो कर्म है, आपके काम, वो आपके सोल को बांधते हैं, और फिर इसके ऊपर लेयर्स चढ़ती रहती है, इसको उन्होंने कहा है असराव।
और फिर जो आपका सोल जो है वो रिबर्थ लेता है, ठीक है। आपका सोल जो है वो रिबर्थ लेता है, मतलब पुनर्जन्म होता है। और आपके जो इल थॉट्स होते हैं ना, जो आपके बुरे विचार, बुरे एक्शंस, पाप वगैरह जो आप कर रहे हो, उससे आपका सोल इम्प्योर हो रहा है, और इसीलिए आप जो है वो फिशियस जो साइकिल्स है बर्थ डेथ एंड रिबर्थ के, इसमें फंस रहे हो। अभी ये तो हो गया, मैंने पढ़ लिया, लेकिन आपको समझ में कुछ आया नहीं होगा, मैं अभी क्लियर करता हूँ। यहाँ भी इन्होंने कहा है कि जो कर्म है, कर्म मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, मतलब जो भी आप मतलब जी रहे हो, तो आपकी लाइफ है, इसमें आप अच्छा काम करोगे, बुरा काम करोगे। तो जब आप ऐसा काम करते हो तो आपका कार्मिक अकाउंट जो है बढ़ जाता है, मतलब आपके कर्म कम से कम होने चाहिए, और जो भी आप कर्म कर रहे हो वो कम से कम तो होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो अच्छे भी होने चाहिए, ताकि आपका आपके जो इल थॉट्स हैं, आपके जो इल एक्शंस हैं, इससे आपका सोल, आपकी आत्मा जो इम्प्योर ना हो जाए। समझ रहे हो आप? मतलब इनका कहना है कि कर्म जो है ना, कर्म, वो कर्म आपको कम से कम करना है। तो इसीलिए तो फिर ये क्या करते थे, जो सन्यासी थे ये कुछ नहीं करते थे, ये करते ही नहीं थे कुछ, ये सिर्फ सीधा सीधा समाधि में बैठ जाते थे। अगर ये समाधि में बैठ रहे मतलब ये कुछ कर ही नहीं रहे, और अगर कुछ कुछ करेंगे नहीं तो इसका कार्मिक अकाउंट जो है वो बढ़ेगा ही नहीं ना। अगर आप दिन भर कुछ ना कुछ कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, मतलब किसी को गालियां दोगे, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करोगे, किसी का बुरा बर्ताव करोगे, आप कुछ ना कुछ काम करोगे, तो आपका कार्मिक अकाउंट बढ़ता रहेगा। और अगर आपका कार्मिक अकाउंट बढ़ रहा है तो आपका सोल जो है उसके ऊपर इसका इफेक्ट होगा। अगर आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा इफेक्ट होगा, अगर आप बुरा काम करोगे तो आपका सोल जो इम्प्योर हो जाएगा, और इससे आपके सोल के ऊपर लेयर्स बढ़ती जाएंगी, मतलब आपका कार्मिक अकाउंट बढ़ता जाएगा। और इसको ही उन्होंने कहा है असराव। और इससे जो आपका सोल है वो इम्प्योर हो जाता है, और आप जो है फिर बर्थ डेथ और रिबर्थ इस साइकिल में फंस जाते हो, और फिर आपको कभी मुक्ति नहीं मिलती। वो आपको अभी समझ में आ चुका होगा कि कर्म की फिलोसॉफी क्या है जैनिज्म में। ओके, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि अगर ह्यूमन चाहे तो इस जो ये जो प्रोसेस है ऑफ असराव, मतलब कार्मिक अकाउंट वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, इससे आप बाहर निकल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको 5 जो नोबल वोज दिए गए, 5 व्रत और 3 रत्न, इसको फॉलो करना होगा। अगर आप इसे करोगे तो फिर आप इस प्रोसेस को, क्रिएटिंग लेयर्स ऑन द सोल एंड सोल, मतलब ये जो सोल के ऊपर लेयर्स बन रही है, जो कार्मिक अकाउंट आपका बढ़ रहा है, जो लेयर्स चढ़ रही है, मतलब ग्रंथि चढ़ रही है एक तरीके से ना, निग्रंथ बोला था महावीर जैन को, निग्रंथ बोला गया है। आगे बुद्धिज्म में भी जब उनका रेफरेंस आता है तो इन्हें निग्रंथ बोला गया है, मतलब जिनकी सारी ग्रंथियां जो है वो झड़ गई है, खत्म हो चुकी है, मतलब उनका सोल जो है प्योरेस्ट ऑफ द प्योर हो चुका है, तो अब वो मुक्त हो चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका सोल जो है, भगवान महावीर कह रहे हैं, जैनिज्म कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका सोल जो है मुक्त हो जाए, तो आपकी जो लेयर है सारी सोल के ऊपर से वो खत्म हो जाए, अगर आप चाहते हो कि ये जो असरा वाली प्रोसेस है खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, आपको 5 नोबल वो जो है वो त्रिरत्न है, इनको फॉलो करना होगा, जिससे आपका जो सोल है, आत्मा है, वो फ्री हो जाएगी फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ। और इसको कहा गया है समवरा, मतलब एंडिंग असरा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जब ये लेयर्स ऑफ कर्मा जो है खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी फ्रॉम सोल, सोल फ्री हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, और फिर आपको कैवल्य ज्ञान, मतलब कैवल्य स्टेट ऑफ इनलाइटमेंट आपको मिल जाएगी। अभी जो इनलाइटमेंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मोनास्टिक लाइफ जीने वाले लोगों को ही मिल सकती है, मतलब कि हाउस होल्डर जो है ना, हाउस होल्डर, ये इनको कभी भी साल्वेशन मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान बुद्ध ने जो बताया ना 5 चीजें, ब्रह्मचर्य का तो पालन हो ही नहीं सकता अगर आप हाउस होल्डर हो तो, ठीक है। तो आप माइल्डर फॉर्म ऑफ दिस टीचिंग जो है उसको फॉलो कर सकते हो, इसे अनुव्रत कहा गया है। मतलब गौतम बुद्ध ने जो 3 ज्वेल्स बताई है, जो 5 ओज बताई है, इनको हाउस होल्डर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो माइल्डर फॉर्म में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी के सारी चीजों को तो फॉलो कर नहीं सकते ना, इसलिए उन्हें अनुव्रत कहा गया है। हाउस होल्डर के लिए जो व्रत है उसे अनुव्रत। और जो मॉन्क्स होते हैं, जो भिक्खुस होते हैं, जो भिक्खुनीस होती है, उनको कहा गया है, उनके लिए कहा गया है महाव्रत, उनके लिए कहा गया है महाव्रत, ठीक है। और वो अचीव कर सकते हैं साल्वेशन, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने कहा कि जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो लाइफ का मेन गोल है वो है कैवल्य प्राप्त करना, मतलब सोल को प्यूरिफाई करना, यही इनका मेन गोल है। सोल आपका, आत्मा जो आपका वो प्योर होना चाहिए। अभी जो गौतम बुद्ध, सॉरी, गौतम बुद्ध का नाम याद आ रहा है। अभी जो जैनिज्म है ना, यहाँ पे 3 मेन पिलर्स है जैनिज्म के, जिसमें सबसे पहला अहिंसा, मतलब जैन फिलोसॉफी में 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है अहिंसा, नॉन वायलेंस, दूसरा है अपरिग्रह, एसेडिज्म, और तीसरा है अनेकंतावाद की फिलोसॉफी। अब इन तीनों चीज़ों को हमें समझना है धीरे धीरे करके, ठीक है। ये 3 मेन पिलर्स है। सबसे पहले तो इसके पहले हम एक ड्यूअलिज्म वाली फिलोसॉफी है जैनिज्म में, उसको देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, ह्यूमन जो है, इंसान, वो 2 एलिमेंट से बना हुआ है, एक है जीव और दूसरा है अजीव। अब इसका क्या मतलब होता है? जीव मतलब कि सोल बना है इंसान, मतलब हम जब हमारी जब डेथ होती है तो क्या होता है, हमारे शरीर में से जो आत्मा है वो निकल जाता है,
मतलब जीव तो हमारे अंदर है, सोल तो है। तो जैनिज्म का ऐसा मानना है कि जीव जो है वो इनफाइनाइट, जीव मतलब जीवास जो है ना, वो नहीं, जीव जो रिलीजन है, जीव मतलब सोल, सोल जो इनफाइनाइट होते हैं नंबर में, वो पावर को सेंस कर सकते हो, ब्लिस को सेंस कर सकते हो, उनमें कॉन्शियसनेस होती है और वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। आत्मा कभी खत्म हो ही नहीं सकती। आत्मा जो है बस आप उसको प्योर कर सकते हो ताकि आपको मुक्ति मिल जाए फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रिबर्थ। लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगी, आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इंसान जो है, ह्यूमन जो है, वो दो एलिमेंट से बनाए गए। आत्मा जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, जो कि सारी चीज़ों को सेंस कर सकती है, इवन पावर, ब्लिस, हेल्पलेसनेस, मिजरी एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन जो दूसरी चीज़ है अजीव, वो है मैटर। और ये जो मैटर है ना, ये बनता है चार चीज़ों से। ठीक है, एक तो होता है मोशन मतलब धर्म, दूसरा होता है रेस मतलब अधर्म, तीसरा होता है स्पेस, और चौथा होता है टाइम। इन चार चीज़ों से बना है मैटर। और मैटर जो है ना वो डिस्ट्रक्टिबल है। जब आपकी डेथ हो जाती है तो मैटर खत्म हो जाता है। तो इन दो चीज़ों से जो है ना वो इंसान बनता है, ऐसा जो ड्यूअलिज्म वाली फिलोसफी है इनका मानना है। बोथ जीवा एंड अजीवा एग्जिस्टिंग इटरनली, दोनों इटरनली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब से दुनिया बनी है तब से है। और जब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं ना, तब एनर्जी रिलीज होती है एक, और इस एनर्जी से ही जो है बर्थ, डेथ और जो वेरियस एक्सपीरियंसेस आप एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में वो होती है। ऑब्वियसली बात है, जब मैटर और सोल दोनों एक आएंगे तभी आपका बर्थ, जन्म होगा, डेथ होगी, और आपके जो जितने भी आपके सेंसरी जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन ये जो एनर्जीज है वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है थ्रू एक्सट्रीम पेनांस, मतलब तपस्या, और डिसिप्लिन आपके लाइफ में होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब वही तीन त्रिरत्न को फॉलो करना और पांच जो व्रत है उसको फॉलो करना। तो यही जैन फिलोसॉफी है और इसी से आपको मुक्ति मिलने वाली, ऐसा इनका कहना है। मतलब आपको इन दोनों को सेपरेट करना है, जीव को अजीव से आपको सेपरेट करना है, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। अभी तीन मेन पिलर्स के बारे में देख लेते हैं। जो तीन मेन पिलर्स, सबसे पहले तो अहिंसा, काफ़ी आसान है आपको समझना। अहिंसा के बारे में तो पूरे भारतीयों को पता है अहिंसा क्या होती है। तो अहिंसा मतलब कि नॉन वायलेंस, नॉन इंजुरी। अभी इसका मतलब ये नहीं कि बस आपको युद्ध नहीं करना है और बस यही अहिंसा नहीं है। तो देखो अभी अहिंसा क्या होता है ये हम समझेंगे। सबसे पहले तो ये बेसिक फंडामेंटल टेनेट्स है जैनिज्म का, ठीक है, इन थियरी एंड इन प्रैक्टिस टू। उनका ऐसा कहना है कि वो आपको वॉर और एग्रीकल्चर जैसी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंसा हो रही है। वॉर में तो जाहिर सी बात है हिंसा हो रही है। अभी आपको सवाल ये आ रहा होगा कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से हिंसा होगी। तो जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर जब खेती जब आप करते हो तो बैलों को जोतोगे तो एक तरीके से उनके हिंसा कर रहे हो। फिर आप जब खेत जोतते हो तो उसमें कीड़े होते हैं, वो मरेंगे। तो एक तरीके से हिंसा हो रही है, ठीक है। और जैनिज्म जो है नॉन वायलेंस को ही हाईएस्ट रिलीजियस ड्यूटी बोल रहा है कि अगर आप हिंसा नहीं करोगे तो ही आपका सोल जो है प्योर रहेगा। अगर आप हिंसा कर रहे हो किसी भी तरीके की तो आपका सोल प्योर रह नहीं सकता। तो इनका ऐसा कहना है कि वन मस्ट अबंडन ऑल वायलेंट एक्टिविटी एंड विदाउट सच कमिटमेंट और कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस ऑल रिलीजियस बिहेवियर इज वर्डलेस। आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, अगर आप वायलेंट हो, अगर आप लोगों को मार रहे हो, लोगों से बुरा कर रहे हो, तो आपकी सारी जो पूजा पाठ हो सब व्यर्थ है, ऐसा इनका कहना है। और सही भी है। फिर जैन जो थियोलॉजी है इसमें ये नहीं कहा गया कि जो है मतलब जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि करेक्ट, सपोज आप डिफेंस, खुद को डिफेंस करते हो, अगर आप वायलेंस कर रहे हो तो वो जस्टिफाइड होना चाहिए। नहीं, जैनिज्म का कहना है कि नहीं, आप खुद को डिफेंस करते हुए भी हिंसा मत करो। ठीक है, अगर आपको कोई मार रहा है तो मार खा लो है ना, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, कोई बात नहीं। जैना जो टेक्स्ट है ना, जैसे कि आचार्य सुत्ता और तत्व तत्वर्थ सूत्रा, इनका ऐसा कहना है कि वन मस्ट रिनाउंस ऑल किलिंग्स ऑफ लिविंग बींग्स वेदर टाइनी, लार्ज, मूवेबल एंड इमूवेबल। फिर आगे ये भी कहते हैं कि नॉन वायलेंस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बींग्स के अगेंस्ट नहीं होता और उसी एक्शन में ही नहीं होता, बल्कि वो स्पीच से भी हो सकता है ना। आप अगर किसी को गालियाँ दे रहे हो, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, ठीक है, आपने किसी को मारा है लेकिन बुरा सोच रहे हो कि चलो इसका एक्सीडेंट हो जाना चाहिए, ये अभी जाके वापस इसको कुछ काट लेना चाहिए, तो ये भी वायलेंस ही है। अगर आप किसी को थ्रू योर माउथ अगर आप उसके साथ झगड़ा कर रहे हो, आपको उस गालियाँ दे रहे हो, तो ये भी जो है ना नॉन वायलेंस के कैटेगरी में, सॉरी वायलेंस के कैटेगरी में आएगा। तो आपको बाय एक्शन ही वायलेंस नहीं करना है, बल्कि बाय स्पीच एंड बाय थॉट भी आपको वायलेंस से बचना है। यही जैन फिलोसॉफी है। तो इनका ऐसा कहना है कि इंस्टेड ऑफ हेट और वायलेंस अगेंस्ट एनीवन, ऑल लिविंग क्रिएचर मस्ट हेल्प ईच अदर। सबको एक दूसरे की मतलब एक तरीके से हेल्प करनी है। कितनी बढ़िया फिलोसॉफी है। शांति जो है ना, शांति की बात कर रहे हैं, तो इसलिए रिलेवेंट है ये फिलोसॉफी जो है ना वो आज भी। तो जैन बिलीव दैट वायलेंस निगेटिवली अफेक्ट एंड डिस्ट्रॉय वन सोल। वायलेंस अगर आप करोगे तो इससे आपका जो आत्मा है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो इम्प्योर हो जाएगा। और जब आप वायलेंस करते हो विद द इंटेंट और हेट या फिर केयरलेसनेस, तो भी आप इनडायरेक्टली जो है वो मतलब इनडायरेक्टली करो चाहे डायरेक्टली करो, किलिंग्स करो, वायलेंस करो, कुछ भी करो, आपका सोल जो है इम्प्योर हो ही जाएगा।
ठीक है, और फिर आपको कभी मुक्ति मिलेगी नहीं, आप साइकिल ऑफ डेथ बर्थ रिबर्थ में फंस जाओगे। तो ये थी पहली फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस। सो जैन कन्फाइन देमसेल्फ टू ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इसीलिए फिर यहाँ पे वायलेंस होता नहीं जाता था, मतलब यहाँ पे वायलेंस हो सकता है अगर आप प्रैक्टिकल देखो तो। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, मतलब जो लोग आए, मतलब कुछ ना कुछ तो उनको करना है ना। जो लोग जैनियों को फॉलो करेंगे, एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, वॉर नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर जहाँ पे कम से कम वायलेंस होगा, ज़्यादातर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं है वायलेंस वगैरह, लेकिन ठीक है। जैन बिलीव दैट कॉजिंग इंजुरी टू एनी बीइंग इन एनी फॉर्म क्रिएट्स अ बैड कर्मा। तो बैड कर्म मतलब वही कार्मिक राउंड आपका बढ़ जाएगा फिर, विच अफेक्ट्स वंस रीबर्थ, फ्यूचर वेलबींग्स एंड कॉजेज सफरिंग। दिस डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ऑल्सो। मतलब जो फिलोसफी ऑफ कर्म है ना, कर्म एंड पीस नॉन वायलेंस, ये हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म दोनों में है, लेकिन ज़्यादातर जो है जैनिज्म में डेवलप हुई है ये फिलोसफी। मतलब एकदम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस की यहाँ पे बात की गई है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मतलब एकदम करना ही नहीं है कुछ नॉन वायलेंस। ठीक है, ऐसा इतना हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म में नहीं, इतना एक्सट्रीम फॉर्म है। ठीक है, जितना कि जैनिज्म में। तो जैनिज्म ऑल्सो लेट ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वेजिटेरियनिज्म। यहाँ पे वेजिटेरियनिज्म जो है ना, इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। आपको यहाँ पे मीट ईटिंग के लिए फॉरबिड किया गया है, जो कि हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म में नहीं किया गया है। देयर आर सम इंस्टेंसेस दैट अलाउ वायलेंस एंड नॉन वेजिटेरियनिज्म। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे जैनिज्म आगे बढ़ा, अभी प्रैक्टिकल तो ये पॉसिबल नहीं था कि आप बिल्कुल किसी भी तरह का वायलेंस बिना किए आप जी नहीं सकते लाइफ में। ठीक है, तो जैसे जैसे जैनिज्म मतलब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, वैसे वैसे जो लेट मेडिवल जैन स्कॉलर थे ना, उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दे दी। ठीक है, आप कुछ वक्त मतलब ऐसा आएगा जब आप वायलेंस भी कर सकते हो, आप नॉनवेज भी खा सकते हो। अभी वो कौन सा है तो जब आप एक्सटर्नल थ्रेट फेस कर रहे हो, मतलब आपको कोई मार रहा है, वायलेंस कर रहा है आपके साथ, तो फिर आप क्या करोगे, आपको भी वायलेंस करना चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना। तो ऐसा लेट मिडिवल जैन स्कॉलर्स का कहना था, जो कि प्रैक्टिकल है। आपको प्रैक्टिकल रहना है, आपको थियोरटिकल या फिर एकदम बिल्कुल इमेजिनेटिव यूटोपियन आइडिया में नहीं जीना है। आप बिना वायलेंस के जिंदगी में जी नहीं सकते। ठीक है, तो महावीरा ने काफ़ी एक्सट्रीम चीज़ें बता दी थी, जो कि इम्पॉसिबल है रियलिटी में या फिर प्रैक्टिस में कर पाना। हाँ, उन्होंने की होगी, लेकिन आम लोगों के लिए तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, और आज तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू डुंडास एक हिस्टोरियन है, एक जैन स्कॉलर है, जिसने ऐसा कहा था कि जो जब मुस्लिम जब इन्वेजन हो रहा था, जब टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट कर रहे थे, जब परसिक्यूशन हो रहा था, तो जो रिलीजियस एक्टिविटी जो है ना, जिसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, उनको भी लड़ना चाहिए, उनको भी क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल मेरिट के साथ साथ उन्हें क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए, ताकि वो जो है इस जो ये जो फाइटिंग मतलब जो एक्सटर्नल इन्वेजन होता है, इससे खुद को प्रोटेक्ट किया जा सके। कुछ एग्जांपल्स आपको जेनेटिक्स में ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जो कि फाइटिंग या फिर किलिंग्स जो है अंडर सम सर्कमस्टांसेस जो है वो रिलेटिवली रेयर है। मतलब ऐसे कुछ इंस्टेंसेस है, लेकिन रेयर है। श्वेतांबरा जो है ना, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि कभी कभी आप नॉनवेज भी खा सकते हो। सपोज जैसे कि कोई फैमिली आ गई, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं, तो फिर नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, मर जाओगे नहीं तो फिर अगर आपको खुद को मतलब कोई इलनेस है, अगर डॉक्टर ने बोला है कि ठीक है इतना खा लो, नॉनवेज खा लो, तो फिर खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉनवेज खाना अलाउ कर दिया गया कुछ इंस्टेंस में, लेकिन ये लेटर पार्ट ऑफ मतलब काफ़ी हज़ार साल बाद, महावीर जैन के हज़ारों साल बाद ऐसी चीज़ें डेवलप हुई। ठीक है, ये थी नॉन वायलेंस वाली फिलोसफी। अभी फिलोसफी ऑफ अनेकांतवाद। ठीक है, इसके पहले ये बाद में देखेंगे, पहले आप अच्छा ठीक है, ये देख लेते हैं पहले फिलोसफी ऑफ अनेकांतवाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुके हैं और आएंगे भी। प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर 2016 में क्वेश्चन आया था, मेंस में भी आ सकता है, और ऑप्शन में तो आएगा ही आएगा। काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है हमारा। तो सेकंड मेन जो प्रिंसिपल है जैनिज्म का, अनेकांतवाद। अभी इसको थोड़ा समझो क्या होता है। अनेकांता मतलब कि मेनी साइडनेस, मतलब अनेक मतलब मेनी, और वाद मतलब डॉक्ट्रिन। तो अनेकांतवाद फिलोसफी का सीधा सीधा कहना है कि जो सच होता है ना, जो ट्रुथ होता है, वो कभी भी एक नहीं हो सकता। या आप चीज़ों को एक एंगल से देखना बंद कर दो, आपको चीज़ों को मल्टीपल एस्पेक्ट से देखना चाहिए, मल्टीपल एंगल से देखना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक तरीके से प्लूरलिज्म को जो है ना, थियरी ऑफ प्लूरलिटी, प्लूरलिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, और ये आज की सोसाइटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो एक्सट्रीमिज्म या फिर जो वायलेंस है वो काफ़ी बढ़ चुका है। मतलब जो लोग कहते हैं कि नहीं हम ही सब कुछ है, एकेश्वरवाद जो है ना, एकेश्वरवाद, एक ही भगवान को मानो या फिर एक ही मेरी ही सुनो, मैं ही सब कुछ हूँ, ये जो फिलोसफी है गलत है। तो थियरी ऑफ प्लूरलिटी, ठीक है, ये यहाँ पे सिखाया जा रहा है फिलोसफी ऑफ अनेकांतवाद से। द फिलोसफी ऑफ अनेकांतवाद स्टेट दैट द ट्रूथ एंड रियलिटी आर कॉम्प्लेक्स। इतना ज़्यादा आसान नहीं होता ट्रूथ एंड रियलिटी समझना। अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, तो नहीं समझ में आ गया। एंड ऑलवेज हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स, दैट इज थियरी ऑफ प्लूरलिटी। तो यहाँ पे एक तरीके से रिलीजियस टॉलरेंस की बात हो रही है। समाज में रहते हुए आपको दूसरों के जो विचार है उनको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यही आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, यही इसका इंपॉर्टेंस है अनेकांतवाद का।
और इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये काफ़ी जो है ना इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी है। जो आतंकवादी है इनका क्या कहना है कि भाई हमें ही मानो, हम ही सब कुछ है। अगर इनको ये समझ में आए, मतलब इनको आप जाओ और पढ़ा दो अनेकांतवाद फिलोसॉफी, तो ये थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, हो सकता है, मतलब ये समझेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो हो सकता है। लेकिन हम क्यों जाएंगे वहाँ पे समझने के लिए उनको? तो ये फिलोसॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनेकांतवाद की, क्योंकि ये जो आतंकवादी वगैरह बन रही है इसी विचारधारा से बन रही है कि भाई हमें ही सुनो, हमें ही मानो। तो ऐसा नहीं है भाई। महावीर जैन कहते हैं कि ट्रुथ जो है ना उसको आप अलग अलग एंगल से देख सकते हो, ट्रुथ अनेक है, बस आप एक ही एंगल देखोगे। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपने ट्रुथ जान लिया, सच्चाई जान ली, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज इट हैज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि आप मल्टीपल जो व्यू पॉइंट्स है, डाइवर्स कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स, इवन जो अपोजिशन की भी सुनो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि साइमल्टेनियसली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, चीज़ें जो है ट्रुथ जो है वो एक नहीं होते। और इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। ये एक स्टोरी है जो काफ़ी फेमस है। एक डॉक्ट्रिन जो है ना, ये जो डॉक्ट्रिन अनेकांतवाद की, इसको समझने के लिए एक थ्योरी, एक एग्जांपल दिया गया। जैसे कि देखो यहाँ पे, दिस डॉक्ट्रिन असर्ट दैट व्हाइल मेकिंग एनी स्टेटमेंट, जब भी आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो पर्सन मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम एब्सोल्यूटनेस, मतलब आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना है, और वननेस को तो आपको रिजेक्ट करना है। मतलब मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। और मेनी अपोजिंग स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, पॉसिबल है। और इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो एक स्टोरी बताइए, एलिफेंट एंड ब्लाइंड मैन की। अभी इस स्टोरी को समझो, आपको अनेकांतवाद की फिलोसफी समझ में आ जाएगी। अभी देखो, ये इमेज है यहाँ पे, ये एक हाथी है, ठीक है, इसको समझो। अभी ये एक हाथी है और यहाँ पे ये कुछ अंधे है, ये क्या है, कुछ अंधे, ब्लाइंड है। और ये एक जन्म से अंधे नहीं, ये पिछले 5-6 जन्मों से अंधे हैं, मतलब इन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, ये अंधे ही है। तो इन्होंने हाथी कभी देखा नहीं, किसी भी जन्म में नहीं देखा। तो अभी अगर आप इनसे पूछो कि हाथी किस तरीके से दिखता है या फिर हाथी क्या है, क्योंकि इन्होंने हाथी को कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, क्योंकि ये 5 जन्म से अंधे हैं। तो अगर आपने इस व्यक्ति से पूछ लिया जो कि हाथी के सूंड को पकड़ा हुआ है, ठीक है, हाथी के सूंड को जिस अंधे ने पकड़ा है, अगर आप इससे पूछो कि हाथी कैसा है, तो ये क्या कहेगा कि हाथी जो है वो झाड़ू जैसा है, क्योंकि इसके हाथ में तो हाथी की पूंछ है जो झाड़ू जैसी लगती है। अगर आपने इस व्यक्ति को पूछा, जिसने हाथी के मतलब एक तरीके से कान को पकड़ा है, ये क्या कहेगा कि हाथी का कान तो मतलब हाथी एक तरीके से तो मतलब पेड़ों के पत्तों जैसा है ना। जिसने हाथी के मतलब पूरे शरीर को हाथ लगा के देखा, इस व्यक्ति ने ये बोला कि हाथी तो पहाड़ जैसा है ना, हाथी क्या है, पहाड़ जैसा है। जिस व्यक्ति ने हाथी के सूंड को पकड़ा, ये कहेगा कि हाथी तो पाइप जैसा है, बड़ा पाइप। जिस व्यक्ति ने हाथी के पैर को पकड़ा है, वो कहेगा कि हाथी तो मतलब बड़ी एक दीवार जैसा है ना, मतलब बड़े खंबे जैसा है, पैर मतलब बड़े खंबे जैसा है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि हाथी तो एक ही है। लेकिन अगर आप 4 अलग अलग लोगों से पूछोगे जिन्होंने हाथी को देखा नहीं है, तो वो उनके अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। और इसी तरह से सच्चाई होती है, किसी भी चीज़ को जो है ना आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख नहीं सकते, उसके अलग अलग एंगल्स होते हैं। इसीलिए आपको कॉन्ट्राडिक्टरी जो व्यू पॉइंट्स है, अपोजिशन को भी आपको सुनना चाहिए, यही यहाँ पे कहा गया है। सच कभी एक तरीके एक सा नहीं होता, इसके अलग अलग एंगल्स होते हैं। तो इसीलिए जो है ना अनेकांतवाद की फिलोसफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट सजेस्ट दैट ह्यूमन अटेम्प्ट्स टू कम्युनिकेट आर न्याय पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ, मतलब जो आपको पता चल रहा है वो पार्शियल एक्सप्रेशन है ट्रूथ का, ठीक है। और अगर 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 आपको रियलिटी पता भी चल गई, अगर आपने रियलिटी पता भी कर ली ना, एक्सपीरियंस भी कर ली, तो भी आप उसको फुल्ली एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते इन लैंग्वेज। मतलब आपने सपोज कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो आप लोगों को नहीं समझा सकते कि आपको एनलाइटमेंट मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल है। अभी इसको थोड़ा समझो, इसको मैं एक एग्जाम्पल देकर समझता हूँ कि आपको सच्चाई पता चल गई, आपने एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन आप लोगों को एक्सपीरियंस मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपने एक्सपीरियंस जो किया ना, वो आप लोगों के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते फुल्ली। कैसे? अभी देखो, 2 बंदे हैं, एक ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है। अभी ए नाम का व्यक्ति ना, इसने गुलाब जामुन खाए, इसने जलेबी खाई, ठीक है, और इसने लड्डू भी खाया। तो बी नाम का जो व्यक्ति है ना, वो इससे पूछ रहा है कि भाई ये सब कैसा लग रहा है। ये क्या कहेगा, भाई मीठा है, गुलाब जामुन भी मीठा है, लड्डू भी मीठे हैं और जलेबी भी मीठी है। तो ये तो मीठा है ऑब्वियसली। तो इतना तो इसको समझ में आ गया ए नाम के व्यक्ति को कि मीठा है, और बी नाम के व्यक्ति को भी इसने बता दिया कि ये सब मीठा है। लेकिन क्या ये ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को समझा सकता है कि ये किस तरीके का मीठा है? सपोज बी नाम के, अभी मीठा तो है, अभी बी नाम के व्यक्ति ने सपोज शक्कर खाई, शक्कर या गुड़, तो और मीठा है तो बढ़िया है। जो खाया, मतलब ए नाम के व्यक्ति ने जो गुलाब जामुन, जो जलेबी या फिर जो लाडू खाया, वो मीठा भी था और अच्छा भी था,
ठीक है, मीठे के साथ साथ अच्छा भी था, जलेबी, लाडू, गुलाब जामुन अच्छे हैं। लेकिन बी नाम के व्यक्ति ने शक्कर खाई, तो ये क्या बोलेगा, हाँ भाई मीठा तो है लेकिन अच्छा तो कुछ नहीं है, शक्कर में क्या लगेगा अच्छा। तो अगर मीठी चीज़ अच्छी होती है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है मीठी चीज़ अच्छी होगी हर, ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर बी नाम का व्यक्ति भी अगर जानना चाहता हो कि मीठा जो होता है वो अच्छा भी होता है, तो इसको क्या करना होगा, इसको भी गुलाब जामुन खाना होगा, जलेबी खानी होगी और लाडू भी खाना होगा, तब इसको समझ में आएगा कि मीठा भी अच्छा होता है। मतलब मीठा हर चीज़ अच्छा नहीं होता, ये ट्रुथ है। और इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं। मतलब ए नाम के व्यक्ति ने जो एक्सपीरियंस किया मीठा खा के कि मीठा अच्छा है, क्या ये बी नाम के व्यक्ति को एक्सप्लेन कर सका, नहीं कर सका। इसके लिए उसको खुद एक्सपीरियंस करना होगा, इस बी नाम के व्यक्ति को खुद लाडू को खाना होगा, जलेबी को खाना होगा और गुलाब जामुन को खाना होगा, तब ये भी एक्सपीरियंस कर पाएगा। लेकिन ये सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने तो नहीं खाया होगा ना। सपोज उसके सी नाम का व्यक्ति आ गया, तो ये बोलेगा कि इस तरह कैसा है गुलाब जामुन, लाडू, जलेबी, ये दोनों बोलेंगे कि मीठे हैं। अभी दोनों ने तो एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन क्या ये एक्सप्रेस कर पाएंगे सी को, नहीं। तो सी को अगर एक्सपीरियंस कर पाना है तो खुद खाना होगा, तभी जाके जो है इसको पता चलेगा। तो यही अनेकता, यही यहाँ पे महावीर जैन का कहना है कि आप रियलिटी को एक्सपीरियंस तो कर सकते हो, अगर आपको मतलब अगर आपने कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन अब आगे उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? ठीक है, हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस फिलोसॉफी का। अकॉर्डिंग टू पॉल डुंडाजे, फिलोसॉफर मतलब एक हिस्टोरियन है, इन कंटेम्पररी टाइम जहाँ पे हेट्रेड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, रिलीजियस राइट देखने को मिलते हैं, बिगटरीज देखने को मिलती है, ग्रोइंग इंटॉलरेंस, टेररिज्म वगैरह, तो इस वक्त में जो फिलोसॉफी अनेकता की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस की बात की गई है। मतलब अगर आप इस फिलोसॉफी को ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे तो यहाँ पे प्लूरलिटी सिखाई गई है, टीचिंग ऑफ प्लूरलिटी। और टीचिंग ऑफ प्लूरलिटी अगर आपको समझ में आ गई कि तो ये जो दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम पे, ये होगी नहीं, क्योंकि सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे भाई उसका धर्म ही सही है उसके हिसाब से, मेरा धर्म मेरे हिसाब से सही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू उसके हिसाब से है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से है। तो टेररिज्म जैसी चीज़ ही नहीं होगी। तो इसीलिए फिलोसॉफी होने का अंदाज जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू हिम मेनी पॉइंटनेस मल्टीपल पर्सपेक्टिव टीचिंग ऑफ महावीर इज अबाउट द नेचर ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। काफ़ी बढ़िया फिलोसॉफी है। थर्ड फिलोसॉफी देख लेते हैं, नॉन अटैचमेंट अपरिग्रह। अभी इसको समझेंगे, काफ़ी सिंपल फिलोसॉफी है। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि इंसान को वर्ल्डली जो प्लेजर्स है, पोजीशन, इससे अटैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मॉन्क्स एंड नन्स है ना, इनको तो बस जो कंप्लीट नॉन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे इवन वो क्लोथ हो, सबका त्याग कर देना चाहिए मॉन्क्स एंड नन्स को। ठीक है, और इसीलिए जो ये जो एस्थेटिक्स है ना, ठीक है, दिगंबरा ट्रेडिशन में है या फिर जो श्वेतांबरा ट्रेडिशन में है, इनको मुक्ति पाना काफ़ी मतलब पॉसिबल है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो मतलब महाव्रत को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो ले पर्सन है, जो हाउस होल्डर है, ले पर्सन, वो तो लिमिटेड मतलब वो प्रॉपर्टी रख सकता है, क्योंकि वो तो हाउस होल्डर है, उसको प्रॉपर्टी रखनी है, उसके फैमिली को उसको चलाना है ना। तो लेकिन जो एक्सेस प्रॉपर्टी होगी उसको आप चैरिटी में दे दो। ठीक है, लेकिन जो ये मॉन्क्स वगैरह हैं, इनको तो मतलब कुछ भी रखना है, इनको तो क्लोथ्स भी डिस्कार्ड करने ऐसा बोला है। लेकिन श्वेतांबरा ट्रेडिशन वाले जो क्लोथ्स डिस्कार्ड नहीं करते, मतलब आगे चल के वो क्लोथ्स पहन लेते हैं, वो आगे देखेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू नथुभाई शाह, अपरिग्रह अप्लाइज टू बोथ मटेरियल एंड साइकिक। मतलब आपको सिर्फ मटेरियल पोजीशन को ही नहीं छोड़ना है। मटेरियल पोजीशन मतलब यही प्रॉपर्टी हो गया, पैसा हो गया, ठीक है, धन वगैरह, इसको ही नहीं छोड़ना, बल्कि साइकिक पोजीशन। अभी साइकिक पोजीशन का मतलब क्या होता है, तो रिलेशंस। आप मतलब रिलेशंस के बारे में भी आपके मन में जो है किसी भी तरीके का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका भाई, इनसे भी आपका कोई नाता रखना नहीं है, तभी जाके आप जो है कैवल्य ज्ञान प्राप्त। तो मटेरियल पोजीशन मतलब वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, एंड साइकिक पोजीशन मतलब इमोशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, अटैचमेंट ऑफ एनी फॉर्म्स। तो अनचेक्ड अटैचमेंट टू पोजीशन इज सेड टू रिजल्ट इन डायरेक्ट हार्म टू वंस पर्सनैलिटी। मतलब कि वही सोल वगैरह जो इम्प्योर हो जाएगा, फिर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो काफ़ी ईजी था ये समझना। अभी आगे देखते हैं जैनिज्म में जो 5 वोज बताए गए उनके बारे में। त्रिरत्न तो ठीक है, हम देख चुके हैं पहले। अभी महावीरा ने इसमें 5th ब्रह्मचर्य ऐड कर दिया था। जो 4 मेन वोज थे जो कि 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे, उसमें 5वां ब्रह्मचर्य ऐड कर दिया था। ओवरऑल जैनिज्म जो है 5 इथिकल ड्यूटीज के बारे में बता रहा है, जिसको ही 5 वो या फिर महाव्रत कहा गया है फॉर जैन मेडिकल्स, और अनुव्रत कहा गया है फॉर ले पर्सन, मतलब वो हाउस होल्डर, स्मॉल वोज। अभी सबसे पहला क्या है, अहिंसा या फिर नॉन इंजुरी। तो ये फर्स्ट मेजर वोज है जो हर जैन को फॉलो करना चाहिए। आपको किसी को भी हार्म नहीं करना है, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, चाहे वो लिविंग बींग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग बींग्स हो। और ये हाईएस्ट इथिकल ड्यूटी है, नॉन वायलेंस। सबसे मेन अगर कुछ है तो नॉन वायलेंस है जैनिज्म में, सबसे मेन। ठीक है, और नॉन वायलेंस मतलब नॉट जस्ट थ्रू एक्शन बट टू स्पीच एंड थॉट्स, पे समझ चुके। फिर
सत्य और ट्रुथ, आपको हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना है, आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। फिर अस्तेय नॉन स्टिलिंग, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको जो भी आपको कमाना है वो खुद मेहनत से कमाना है, चोरी कभी भी करनी नहीं, और किसी की भी चीज़ों को विदाउट परमिशन लेना नहीं है, ठीक है। चोरी कर मतलब विदाउट परमिशन किसी भी चीज़ों को लेना मतलब एक तरीके से चोरी होता है, ऐसा इनका कहना है। फिर ब्रह्मचर्य के बारे में, सेलिबसी के बारे में कहा गया है, ठीक है। आपको सेंसुअल प्लेजर्स वगैरह से दूर रहना है, मॉन्क्स एंड नन्स के लिए बोला गया है। और जो ले पर्सन है ये तो मतलब ठीक है, इनके लिए तो आप ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आपको जो पार्टनर होगा उसके साथ आपको भी ईमानदारी से रहना है, यही फिर यहाँ पे ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह या फिर नॉन पॉजेसिवनेस जो है ना, यहाँ पे इसको इसमें आ जाएगा नॉन अटैचमेंट टू मटेरियल एंड साइकोलॉजिकल पोजीशन, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि क्रेविंग नहीं होनी चाहिए, ग्रीड नहीं होनी चाहिए। जैन मॉन्क्स एंड नन जो है कंप्लीटली रनाउंस करेंगे प्रॉपर्टी को भी, सोशल रिलेशन को भी, और इवन क्लोथ्स को भी, ठीक है। तो जैनिज्म यहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को इंकरेज कर रहे हैं बाय फॉलोइंग एंड इन्फोर्सिंग दिस सेल्फ कंट्रोल टूल्स, जिसको 5 O's कहा गया है। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अभी जैन काउंसिल के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैन काउंसिल, फर्स्ट जैन काउंसिल जो 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और यहाँ पे लीडर जो था वो स्थूलभाव था, ठीक है। और 12 अंगास को यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टार्ट किया गया था कंपाइल करना। दिगंबरा ने यहाँ पे अटेंड करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि इनमें झगड़ा हो चुका था। अभी क्यों हुआ था आगे हम देखेंगे। इसको बायकॉट भी कर दिया था अलॉन्ग विद नॉट एक्सेप्टिंग डिसीजन, और यही से फिर ये जो 2 सेक्ट है ना वो एकदम प्रॉपरली मतलब सेपरेट हो गए। सेकंड जैन काउंसिल जो है वल्लभी में हुई थी, गुजरात में 5th सेंचुरी सी में, और यहाँ पे देवर्थी जो नाम है आगे की मुश्किल वाला वो था, इसके लीडरशिप में हुई थी। और यहाँ पे 12 अंगास को और 12 उपअंगास को फाइनली कंपाइल कर दिया गया। अभी स्किज्म मतलब जो जैनिज्म में जो 2 सेक्ट बने हैं ना, दिगंबरा और श्वेतांबरा, ये कैसे हुए अभी देखो, इसको समझो थोड़ा। अभी होता ये है कि थर्ड मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, मतलब मौर्यन डायनेस्टी चल रही थी, तब तक तो कोई ऐसे मतलब सेपरेट सेक्ट नहीं थे, पूरा जैनिज्म एक ही था। लेकिन हुआ ये, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 सेक्ट है, एक दिगंबरा और श्वेतांबरा। जो दिगंबर है ना वो स्काईलाइट मतलब कि जो कुछ भी नहीं पहनते, जो कपड़े पहनते ही नहीं, जो कि बिल्कुल नेक्ड होते हैं। तो दिग मतलब की दिशा, तो दिशा ही जिसका वस्त्र है वो दिगंबर, मतलब इसको किसी वस्त्र की जरूरत नहीं, दिगंबर ट्रेडिशन वालों को। तो यहाँ पे जो मेल मॉन्क होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, लेकिन जो फीमेल मॉन्क होते हैं वो साड़ी पहनेंगे, लेकिन सफेद होंगी और अनस्टिच होंगी, मतलब कि उस पर किसी भी तरह की डिजाइन नहीं होगी, ठीक है। और जो श्वेतांबरा होते हैं ना वो व्हाइट क्लैड पहनते, मतलब व्हाइट, श्वेत मतलब कि जो श्वेत है अंबर जैसे, वो पांढरे मतलब श्वेत व्हाइट जो कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोनों में डिफरेंस में, मतलब मेन डिफरेंस ये है कि वो कपड़े पहनते हैं, कपड़े नहीं पहनते। अभी ये सेपरेशन हुआ कैसे, तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन कर रहे थे, तो जो आचार्य भद्रभाव था, इसने एक प्रिडिक्ट किया था कि आगे चल के गंगा वैली में जो है 12 साल की फैमिली आने वाली है, मतलब भुखमरी सूखा वगैरह आने वाला है। तो फिर ये क्या इन्होंने क्या किया भद्रभाव ने, ये चले गए साउथ इंडिया में, मतलब कर्नाटक में, ठीक है। अलॉन्ग विद चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ चले गए थे। फिर उसके बाद इनका बेटा जो गद्दी पे आया था, तो इनकी डिसाइबल के साथ ही चले गए साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में जब ये गए तो एक ये भी रीज़न है कि साउथ इंडिया में भी जैनिज्म आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। इसी वक्त कर्नाटक में जैनिज्म का प्रचार हुआ था, 12 साल जब ये जैनिज्म मतलब वहाँ पे रहे थे। तो स्थूल भाऊ पीछे रह गया। स्थूल भाऊ कौन था, मतलब भद्रभाऊ का ये शिष्य था, ठीक है। ये स्थूल भाऊ जहाँ पे जिसने फर्स्ट काउंसिल बुलाई थी, ये था भद्रभाऊ का शिष्य। अभी जब भद्रभाऊ गए साउथ इंडिया में तो इसने क्या किया, ये जो आचार्य भद्रभाऊ का पीपल था ये यही पे रहा है, तो इसने कुछ चेंजेस कर दिए। इसने जैनिज्म में कुछ चेंजेस कर दिए। सबसे मेन चेंज ये था कि इसने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसने कहा कि चलो ठीक है हम कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है, मतलब क्लोथ, व्हाइट क्लोथ। तो जैन मॉन्क थे अभी व्हाइट क्लोथ पहनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो जब आचार्य भद्रभाऊ के जो फॉलोअर्स थे, आचार्य भद्रभाऊ तो तब उधर जो थे साउथ इंडिया में उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन जब उनके फॉलो हो रहे हैं वापस, तो उन्होंने ये देखा कि चलो भाई ये कपड़े पहन रहे, तो इनको अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि इनका मानना था कि जो भद्रभाऊ के जो फॉलोअर्स थे, इनका मानना था कि भगवान महावीर जैन ने कहा है कि कपड़े नहीं पहनने चाहिए, टोटल अपरिग्रह, टोटल मतलब टोटल एब्सोल्यूट, ठीक है। तो दिगंबरा वालों को ये पसंद नहीं है, और इसीलिए फिर यहाँ पे जो है वो स्प्लिट आ गया इनमें, ठीक है। तो दिगंबरा जो है ना इसको भी अपोज करते हैं, मतलब कपड़े वगैरह पहनना, क्योंकि पोजिशन ऑफ क्लोथ एक तरीके से जो है अपरिग्रह, तो फिर इसको फॉलो नहीं हो रहा ना जो महावीर जैन ने कहा था। तो कंप्लीट न्यूडिटी जो है ना ये इसमें ही ये लोग बिलीव करते हैं दिगंबर वाले, इसलिए दिग दिग मतलब दिशा, तो ये कहते हैं कि दिशा ही हमारा वस्त्र है, चारों दिशा, तो इसलिए कपड़े नहीं पहनते। तो दैट इज़ वाई 3rd सेंचुरी बीसी में, 3rd सेंचुरी सी में जो काउंसिल हुई थी, जो श्वेतांबरा ने ऑर्गेनाइज की थी, वहाँ पे दिगंबर नहीं गए थे, और श्वेतांबरा ने यहाँ पे जो टेक्स्ट एडॉप्ट किए थे वो कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स है, और दिगंबरा इसको नहीं मानते, ठीक है। और इस काउंसिल के बाद ये जो सिज्म था ये एकदम सॉलिडिफाई हो गया, फिक्स हो गया। और अर्लीस्ट जो रिकॉर्ड है दिगंबरा बिलीफ के प्राकृत में है, जिसको सुत्त पहुदा कहा गया, पुंड कुंडा,
दिगंबरा एंड श्वेतांबरा जो है वो न सिर्फ प्रैक्टिस, ड्रेस कोड, इंटरप्रिटेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ महावीरा, आइकोनोग्राफी एंड जैन हिस्ट्री, इन सब में इनके डिफरेंस है। अभी देखो कैसे है। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि दिगंबर एंड श्वेतांबर में काफ़ी डिफरेंस है, बल्कि सिर्फ कपड़ों का नहीं है कि ये कपड़े पहनते वो कपड़े नहीं पहनते, ऐसा ही नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये तो महावीरा की टीचिंग्स को इंटरप्रेट करना दोनों अलग अलग करते हैं, आइकोनोग्राफी में डिफरेंस है दोनों के, जैन हिस्ट्री में डिफरेंस है दोनों के, टेक्स्ट लिटरेचर अलग अलग है। अभी किस तरीके से आगे देखेंगे हम दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ये है आइकोनोग्राफी, ये दिगंबर आइकोनोग्राफी आप देख सकते हो। ये टोटली कंप्लीटली महावीर जैन को महावीर को न्यूड दिखा रहे हैं। और ये है श्वेतांबरा की आइकोनोग्राफी। तो यहाँ पे इनको वस्त्र वगैरह दिखा, मतलब एक तरीके से यहाँ पे दागिने ज्वेलरी वगैरह दिखाए और वाइट क्लोथ दिखाए। मतलब यहाँ पे फिर वो अपरिग आया कहाँ से, मतलब एक तरीके से पोजीशन तो है ना, कपड़ों का पोजीशन है, दागिनों का पोजीशन है। तो ये दिगंबरा को पसंद नहीं था, क्योंकि ट्रू जो फिलोसफी तो वो ये थी महावीर जैन की। इन्होंने तो फिर मॉडिफाई कर दिया था जैन फिलोसफी को। तो अभी डिफरेंस क्या है, तो श्वेतांबर जो है वो वाइट कपड़े पहनते हैं, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं पहनते। यहाँ पे मेल जो है वो कुछ भी नहीं पहनते और फीमेल जो है वो साड़ी पहनती है। ये सिर्फ 4 वो उसको मानते हैं, जो श्वेतांबर है ना वो ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करते, ये फॉलो करते हैं, सारे के सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं। इनका ऐसा मानना है, मतलब श्वेतांबर वालों का कि जो वुमन है ना, वुमन भी जो है वो एसिडिक बन सकती है और लिबरेशन अचीव कर सकती है। लेकिन जो यहाँ पे दिगंबरा वालों का मानना है कि वुमन कांट अचीव लिबरेशन, मतलब मुक्ति नहीं मिल सकती। यहाँ पे इनका ऐसा मानना है कि जो 19 जो तीर्थंकर है, मलिनाथ 19 तीर्थंकर है, वो एक वुमन थी, वो एक फीमेल थी। क्योंकि ये कह रहे हैं कि वुमन को भी लिबरेशन मिल सकती है, इसलिए फिर ये कहते हैं कि 19 तीर्थंकर मलिना की एक वुमन थी। लेकिन ये ऐसा नहीं मानते दिगंबरा वाले। फिर श्वेतांबर वाले जो है ना, यहाँ पे फीमेल ज़्यादा है, यहाँ पे मेल ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे स्थूल भाव इनका मेन एक्सपोनेंट है, जो कि साउथ में गया था, जो मेन था। और यहाँ पे भद्र भाव है। दिगंबरा जो है मोस्टली मेल मॉन्ग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने देखा। सॉरी, श्वेतांबरा जो है ना, यहाँ पे कुछ सेक्ट है, मूर्ति पूजा का, स्थानकवासी, तेराबंदी, श्वेतांबरा के अंदर के सब सेक्ट है। यहाँ पे सब सेक्ट है कुछ, जैसे कि मूल संघ, भीष्म पंथ, तेराबंदी। इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पढ़ लेना है, ठीक है। इसको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आज भी आ भी चुका है 2 साल पहले क्वेश्चन पंथों के ऊपर। तो अभी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा हमारा बुद्धिज्म के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, हमने टोटली जो है यहाँ पे कवर कर लिया है। तो बुद्धिज्म नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा बुद्धिज्म के ऊपर। फिर अब यहाँ पे सवाल है कि क्या हमारा जैनिज्म कंप्लीट हो चुका है, तो नहीं, जैनिज्म में कुछ चीज़ें अभी भी बाकी है। जैसे कि स्प्रेड ऑफ जैनिज्म का स्प्रेड इंडिया में और इंडिया के बाहर तो हुआ ही नहीं, लेकिन इंडिया में कैसे हुआ, ठीक है। फिर जैनिज्म का लिटरेचर, ठीक है, जो कैनोनिकल टेक्स्ट थे, जो अंगाज उपंगाज थे, उनके बारे में। फिर जैन आर्किटेक्चर और जैन पेंटिंग्स। फिर इनका सोशल कंपोजिशन क्या था संघास का, क्या इसमें वुमन अलाउ थी नहीं थी वगैरह सो रहा सारी चीज़ें। फिर इनका डिक्लाइन किस तरीके से हुआ जैनों का, और जैनिज्म ने क्या कंट्रीब्यूट किया इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन टेक्स्ट, मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन था जैनिज्म का। और फिर कंपैरिजन बिटवीन जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी बची है, लेकिन ये फिलोसॉफी नहीं है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो फिलोसॉफिकल चीज़ें थी, जो आपको समझने में मुश्किल आएंगी, जो आप समझ नहीं सकते पढ़ के, वो मैंने समझा दी है। अभी ये जो चीज़ें है ना, ये काफ़ी आसान है, इंपॉर्टेंट है। आसान है मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैनिज्म के स्प्रेड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, लिटरेचर के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सोशल कंपोजिशन के ऊपर तो हमखास क्वेश्चन आ सकता है, डिक्लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जैनिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, और बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का कंपैरिजन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पढ़ के समझ सकते हो, इसलिए ये जो टॉपिक है ना, ये हमारे पेड नोट्स में कवर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने पेड नोट्स नहीं खरीदे वो खरीद लो, क्योंकि ज़्यादा तो महंगे ही नहीं है ना। आप सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के नोट्स देख सकते हो, इतने डिटेल नहीं है जितने हम कवर कर रहे हैं, लेकिन उनके एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स सिर्फ 1500 के, हमारा तो 500 रुपये में सिर्फ नोट्स मिलते हैं आपको। मतलब टोटल उनके नोट्स 6 से 7 हज़ार में पड़ते हैं, हमारे टोटल नोट्स है ओनली 2000। तो आप अफोर्ड कर सकते हो, परचेस कर लो। यहाँ पे टॉपिक जो उसमें कवर हो जाएगी, यहाँ पे क्यों कवर नहीं हो रही, क्योंकि फिर वीडियोस जो है ना वो क्या होनी चाहिए, वीडियोस जो होते हैं ना वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं, और इन सब चीज़ों में कोई कंसेप्ट है नहीं। ये जो टॉपिक मैंने छोड़ दिया, जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो फिलोसॉफिकल जो चीज़ें थी, जहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मैंने कवर कर लिए। तो ये टॉपिक्स आप पढ़ के समझ सकते हो, जो नोट्स में आपका डिटेल में कवर हो जाएगी। तो फिर इसीलिए हम यहाँ पे लेक्चर्स बढ़ाने के कोई मतलब बनता नहीं। तो आगे हम बुद्धिज्म को कवर कर लेंगे, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, तो यहाँ से हमारा सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने नोट्स परचेस नहीं किए वो कर लो परचेस, क्योंकि नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्या बचा है, अभी हमारा बचा है सिर्फ और सिर्फ अ, हाँ, अभी हमारा बचा है बुद्धिज्म के बारे में। तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँगा। मतलब सारे टॉपिक मैं वीडियोज़ के थ्रू कवर करने की कोशिश करूँगा, मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% टॉपिक्स जो है वो कवर कर लूँगा वीडियोज़ में। लेकिन जो वैसी फैक्चुअल चीज़ें होती है
जैसे कि बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह, तो ये तो आपको पता ही है, तो फिर नोट्स में मिल जाएगा आपको, ये मैं वीडियोज़ में कवर नहीं करूँगा। तो बुद्धिज़्म के ऊपर हमारे 2 लेक्चर आएंगे कम से कम, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लेक्चर थोड़े लेंदी आएंगे यहाँ से, मतलब 1-1 घंटे के लेक्चर आएंगे, क्योंकि हमें सिलेबस जल्दी-जल्दी कवर करना है इसीलिए। तो एक काम करो, आप मुझे ये बताओ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी प्रीलिम्स जो है इस बार निकलने वाली है, ताकि उसके हिसाब से मैं कोर्स वो जो है वो आइडिया मतलब पेश कर सकूँ, बढ़ा सकूँ। और फिर से कह रहा हूँ कि जिन्होंने नोट्स नहीं खरीदे वो नोट्स खरीद ले, ठीक है, क्योंकि नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।